नीचे लिखिएगा, बस एक लास्ट टॉपिक है, उसका आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का नाम सुना है ना सारे लोग? वेपर डेंसिटी जो गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, और आपको मालूम होगा, ये सब जानते हैं, वेपर डेंसिटी जो होता है वो मोलर मास बाय 2 होता है। अरे बोले ना? यस सर। यस। इसके बीच में रिलेशन आपको निकालना है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इस रिलेशन से क्या साबित हुआ कि वेपर डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल होगा। कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा। जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन। अब देखिए, आपके पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन हो, ये गैस है और ये NB गैस में कन्वर्ट हुआ। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, इनिशियल मोल A है, ये 0 है, तो लास्ट में आता था ना A माइनस A अल्फा, तो ये A अल्फा होता है। बोलिए हाँ या ना? अब चूंकि n से मल्टीप्लाइड है तो n अल्फा होगा। अब कोई पूछेगा नहीं कि कैसे हुआ, ये सब 10 दफा 20 दफा बताया जा चुका है। अरे बोलो भाई, यस सर। फिर बाद में व्हाट्सअप करेंगे ये क्या है। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि इनिशियल वो है आपके पास E, समझा कि नहीं? तो मतलब इसको आप कह सकते हैं इनिशियल वेपर डेंसिटी, चूंकि वेपर डेंसिटी को हम इनिशियल मोल ही से, या इसको हटाइए अभी, इनिशियल मोल A है। अच्छा, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपके पास होगा, सबको ऐड कर देंगे, A1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा, जिसको सॉल्व करने पर A प्लस कितना, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, यही आएगा कि नहीं? जल्दी बताएं। अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। तो बस अब कुछ नहीं करना है, मैं एक रेशियो लेके डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दूंगा। आपको डायरेक्ट फार्मूले से मतलब है। देखिए, वेपर डेंसिटी फाइनल डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी इनिशियल। वेपर डेंसिटी फाइनल का मतलब भाई मोल्स के क्या होगा? जल्दी बताइए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल है, तो इनिशियल का मोल ऊपर चला जाएगा, फाइनल का मोल नीचे आ जाएगा। अरे बोलिए, सही लिखा? यस सर। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं। तो अब बस इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो आपको फॉर्मूला आएगा, समझा कि नहीं? अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल d माइनस कैपिटल D डिवाइडेड बाई n माइनस 1 कैपिटल D। अब D को मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आपको पास इनिशियल वेपर डेंसिटी है। इनिशियल वेपर डेंसिटी से काम नहीं चलेगा, मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट है, इसलिए देखो वहां मोल स्मॉल a लिया गया है। और कैपिटल D का मतलब है
फाइनल वेपर डेंसिटी। इसके फाइनल वेपर डेंसिटी से भी हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, ये जो मोल आया था वो पूरे मिक्सचर्स का मोल आया था कि मैं जल्दी बताऊं हाँ या ना? Yes, sir. तो हमें बस ये मीडिया को दिखाने के लिए है, बस हमने आपको समझाया है कि भाई मोल और अल्फा का रिलेशन है वेपर डेंसिटी में, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है और ये आगे काम देगा। समझा कि नहीं? ये अब n क्या है, तो n नंबर ऑफ, पहले यहां तक लिख लिया था आप लोगों ने, जल्दी बताएं सारे लोग। नहीं सर। जल्दी बताइए, ये लिख लिया था सारे लोग? 1 मिनट सर। उसको सॉल्व कीजिएगा तो वही होगा, वेपर डेंसिटी फाइनल की में स्मॉल डी ले लीजिएगा। हो गया सर। Has everyone noted down this slide? Yes, sir. यस सर। ये तो ये फाइनल फार्मूला याद रखना, वेपर डेंसिटी एंड अल्फा में रिलेशन, वेपर डेंसिटी एंड अल्फा में रिलेशन। हो गया सर। इसी के नीचे n लिख लीजिए, n क्या है? n ये तीनों का n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली वेपर डेंसिटी की बात हो रही तो गैस प्रोडक्ट गिवन बाय, ये इसलिए मैं लिखा रहा हूँ गिवन बाय dissociation of 1 mole of reactant। क्लियर है साइंटिस्ट? इसमें डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये रिलेशन बताया गया है। जब आपकी सैटरडे को क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको करा दिया जाएगा। आपको रिलेशन पर खास ध्यान देना है। क्लियर है? आगे बढ़ें। सब कुछ डाटा दिया रहेगा, कोई टफ नहीं है, सब कुछ दिया रहेगा। प्रॉब्लम? अरे बोले ना। No, sir. नो सर। अगर फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ऐसे, चलिए एक क्वेश्चन कर ही लीजिए आप। P4 सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पर गैस लिखा गया है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर हुआ होगा। मिक्सचर जब कहे तो आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होगा। डीओडी का फुल फॉर्म बताइए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको फार्मूला वही लगेगा। मैं मोलर मास पहले निकाल दूं, मोलर मास ऑफ PCl5 लिखना शुरू कीजिए। P ऑफ PS3 इनिशियल तो यही है आपके पास, तो 30। तो फास्फोरस का कितना होता है? 31 + 3 बाई 34। तो वेपर डेंसिटी जिसको आप कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, कैपिटल नहीं स्मॉल डी से है वेपर डेंसिटी स्मॉल डी।
तो बताइए जब मोलर मास 34 है तो इसका वेपर डेंसिटी इनी क्या होगा बताइए, वेपर डेंसिटी। 17. वेरी गुड। वेपर डेंसिटी इनिशियल जो होगा वो 34/2 17, क्योंकि इनिशियल में हम सिर्फ रिएक्टेंट का लेते हैं, बस फॉर्मूला लगा दीजिए d माइनस डी कैपिटल D n माइनस 1। स्मॉल d कितना आपके पास 17 है, कैपिटल D कितना है बता सकते हैं कोई? कैपिटल D कैसे 13. निकालें? हाँ 13 13 है हाँ सर, दिया हुआ। 13 दिया हुआ है। हाँ, वो 13 दिया हुआ है आपको। 13 है, n कितनी वैल्यू लेंगे? 4 मोल दिया हुआ दे रहा है, 7 मोल, तो 1 मोल कितना देगा? 7/4। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो वही है, हम सिर्फ प्रोडक्ट का 6 7 नहीं लिख देंगे, इसलिए मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। 4 मोल 7 मोल दे रहा है, तो 1 मोल कितना देगा? 7/4। तो बस इसको निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। यस सर। चलिए बाकी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन डिस्कशन जो होगा वो आपको होगा, इसका मिटा दूं इसको, बता आगे बढ़ूं। चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, आयनिक इक्विलिब्रियम। आप प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, इसमें वेरिएशंस बहुत सारे हैं, पर डे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। टीचर पढ़ाया उसी के बाद आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। पर डे के लिहाज से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि पीएच निकालने के वेरिएशन इतने ज्यादा कि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको पढ़िए पर डे के लिहाज से सिंपल, और फिर आपको क्वेश्चन तो कराया ही जाएगा। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट सारे लोग? यस सर। कुछ तो जी बोल सर। दें। अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयंस में ब्रेक हो जाए, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which dissociated almost completely into iron। समझा? अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल 3 है। एग्जाम्पल सुनो सारे लोग। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब पूरी केमिस्ट्री में हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल एक्सेप्ट LiOH, क्लियर है? अरे कुछ तो बोल दो यार। Yes, sir. और सेकंड पीरियड में तुम आओगे तो बेटा मांगे करने सुंदर बाप राजी BaS2। आर को नहीं लेते हैं, वो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब स्ट्रॉन्ग है। बी स्ट्रॉन्ग एसिड। पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं? क्या बताया था? पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं? जल्दी बताओ। 5। बिहारी हो 6। ये ड्रॉपर बैच के बच्चों को भी नहीं आ रहा भाई। HBr HI H2SO4। अरे बताया था ना, नहीं बताया आपके बैच में? अरे ये बच्चा, अरे चुप क्यों? अरे पीरियोडिक टेबल सब में नहीं बताया क्या स्ट्रॉन्ग एसिड 6 होते हैं? अच्छा नहीं बताया क्या? यस सर। नहीं। अरे ये तस्करा हुआ है कि नहीं हुआ है क्लास के अंदर कभी भी? नहीं सर। अच्छा नहीं सर, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड 6 हैं। HCl HBr HI H2SO4 HNO3 HClO4।
इसके अलावा जो भी एसिड होता है वो वीक के कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ, हम कंपैरिजन के बेसिस पर बोलते हैं ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर। एक होता है ना नेचर, नेचर क्या है, तो नेचर वीक है। लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. अब है सॉल्ट। सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, लेकिन उस सॉल्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट। डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी क्या, अब वीक, ये पूरा चैप्टर जो है वो इसलिए ये सब लिखा जा रहा है। ये पूरा चैप्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, इक्विलिब्रियम उसी में होता है, which is partially dissociated। कौन सा डिसोसिएटेड? Partial. Partially dissociated into ion। तो ऑब्वियसली इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बताओ सारे लोग मिलके। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल बोलो यार, चुप क्यों? Weak base, weak. हाँ, वीक एसिड। वीक एसिड कुछ भी हो सकता है उन 6 के अलावा। वीक बेस वही है, और एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब हमेशा वीक होता है। और डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट, AgCl, AgBr, जैसे AgCl, CuCl2, ये सब स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? सारे लोग जल्दी बताएं। तो अब आइए सर, आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया? इक्विलिब्रियम, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर है। किस पर है सारे लोग बताइए? Weak वीक electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर है। लिख लिया ये स्लाइड? तो बताएं। अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कुछ? जी सर। अच्छा, दिखा दीजिए क्या दिखा ये? लास्ट स्लाइड। अच्छा, लास्ट स्लाइड लीजिए, लास्ट स्लाइड लिखिए। डन सर। गुड। आप देखिए इसी के नीचे, चूंकि मैं इसलिए मैं बताता हूं कि आप बेसिक समझें कि एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, ये समझ में आए, एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ions and the unionized molecule। जो आयंस में ब्रेक हो गया वो, और जो नहीं ब्रेक होगा उसके बीच में जो इन एक्वस सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसीलिए बिटवीन आयनाइज्ड मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि, इसलिए याद रखिए पूरा चैप्टर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। जैसे ये AB है, जो पार्शियली डिसोसिएटेड होता है ना, उसी में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। जो पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा उसमें इक्विलिब्रियम होगा नहीं, ये यूनी डायरेक्शनल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। चलिए, अब इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है उसी पर हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना। Yes, sir. उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
यहाँ तक लिख लिया तो बताइए। हेलो। Yes, sir. अब हम यहाँ पर एक बात ये करेंगे, सबसे पहला टॉपिक लिखिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कौन सा लॉ? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस चैप्टर को बहुत मजबूत करना है आपको, ये सुन ले सारे लोग, बहुत ज्यादा पढ़ना है, तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मजबूत होगी, 12th वाला जो चैप्टर है। आप देखिए कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में मान लीजिए कि कोई HA, कोई V, कोई है। अच्छा, पहली बात तो मैं ये लिख दूं, फिर भी मैं लिख देता हूं एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लीजिए HA कोई एसिड है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल नहीं आने का मतलब ही इक्विलिब्रियम। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन ले लें C, ये 0 0, C माइनस एक्स, तो x और x लास्ट में C माइनस x की वैल्यू C अल्फा लिख सकते हैं। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में। हाँ, हमने देखो अल्फा क्या है, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल, तो x इज इक्वल टू C अल्फा हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा, और से सुने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन HA। तो Kc is equal to HA, C alpha into C alpha and C1 minus alpha। तो सुनो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब नए नाम में कहेंगे Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट, C alpha square 1 minus alpha। Did you understand? Yes. इस चैप्टर Yes, का sir. पहला फॉर्मूला आया, लेकिन हम इसको कैसे कैसे बताएंगे, गौर से सुने। डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो कोई भी क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the dissociation constant in the case of weak acid या weak base। dissociation constant पहले आप लिखिए, अब इसके बारे में मैं छोटी बातें सब लिखवाता हूँ, जल्दी लिखिए। तो K dissociation constant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वीक एसिड या वीक बेस को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। समझा? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है ना? यस। अब आइए इंफॉर्मेशन सब आपको मैं दे रहा हूं। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अब आइए देखिए, पहली बात, लिखेंगे ऑब्वियसली H प्लस दे रहा है तो ये वीक एसिड है। हमेशा याद रखिएगा, हम Ka का दोनों फॉर्म याद रखें। K फॉर्म, K डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला से काम नहीं चलेगा, वो मैं न्यूमेरिकल, एक तो ये भी याद होना चाहिए। दूसरा C अल्फा, अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी याद रहना चाहिए। कैसे आया? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसी को सॉल्व करके ये आता है। अब सुनिए, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर अल्फा, गौर से सुने, एकदम ध्यान दीजिएगा,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन इक्वल टू 5% हो, या मतलब ये कि ए बाई सी का रेशियो लेस देन इक्वल टू 25 10 टू द पावर, बताओ 25 10 टू द पावर -4 का रूट जो होगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा। जल्दी बताओ तो सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो 5 पर कि ए बाई सी। अगर ये रेशियो जहाँ ये डाटा याद रखो तो हम 1 माइनस अल्फा बहुत ही कम है, तो हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली कहीं कहीं पर हम सी अल्फा स्क्वायर भी इस्तेमाल करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हर Yes. जगह इस्तेमाल नहीं करते हम। यही सब तरीका न्यूमेरिकल में बताएंगे, यही कुछ बातें हम केमिकल इक्विलिब्रियम की भी बताएंगे। वहां पर भी देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब रहता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालें। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा रहता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सैटरडे क्लास के लेक्चर में आएगा। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर याद रखना हमेशा कि जब भी वीक एसिड का H+ आए तो वो सी अल्फा के बराबर होगा। मतलब यही सब चीज नहीं पढ़ोगे तो यकीन जानो आयनिक में बहुत परेशानी होगी। मैं इसलिए डिटेल में बताता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, वेरिएशन आपको याद रखना है। देखिए अगर हम 0.1 mCl लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ H+ की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही आयंस की होगी। लेकिन अगर हम 0.1 m एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसिटिक एसिड में H+ तो है, लेकिन यहाँ H+ हम कंपाउंड की कंसंट्रेशन 0.1 m नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, H+ इज इक्वल टू सी अल्फा, मतलब 0.α। यहाँ हमें डिसोसिएशन मालूम होना चाहिए कितना डिग्री हो, यहाँ तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। दोनों में फर्क समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये बात सबके दिमाग में रहनी चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक एसिड में हमें क्या क्या वेरिएशन याद रखनी है। सी अल्फा जब भी दिया रहे तो आप समझ जाएं कि वीक एसिड क्या है। और हम तो एक और कंसेप्ट बता दूं, अच्छा कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस फॉर्म में याद रखिएगा तो ज्यादा याद अच्छा है। NC अल्फा, N का मतलब नंबर, जैसे मैं बता रहा हूँ H2CO3 वीक एसिड है तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी 2C अल्फा, क्योंकि 2 H+ लिया। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड Yes, sir. एवरीवन? अरे यार फॉर मोनो बेसिक के लिए, फॉर मोनो बेसिक जो एक H+ दे उसके लिए हम लोग बुक में, ये जनरल फार्मूला नहीं, ये तो एक H+ के लिए है। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब H3PO4 है, ये वीक एसिड है तो H+ इज इक्वल टू सी अल्फा थोड़ी ना लिखेगा खच, क्योंकि हम लोग इस सी अल्फा को डायरेक्ट याद किए रहते हैं। ये सी अल्फा है मोनो बेसिक एसिड के लिए है। अरे कोई तो कुछ बोल दो यार, ये तो गलत Yes, sir. बात है। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो जब तक माइंड में ये बात, वो 9th 11th वो पढ़ा वो अलग बात है, वो है, लेकिन आपको जनरल व्यूज भी याद रखना है। H+ इज इक्वल टू सी अल्फा तो होता है, लेकिन याद रखो फॉर मोनो बेसिक एसिड के लिए, यानी 1H+ के लिए जनरल H+ इज इक्वल टू NC अल्फा, where is N is number of moles of H+। अब समझ में आया? बोलो सारे लोग, अरे यार कुछ तो बोल दो। Yes, हेलो sir. एवरीवन, यस। और A- इसमें ए नेगेटिव आयन का भी जो होगा वो सी अल्फा होगा, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये सब वेरिएशन आपको दिमाग में रखना, लिख लो जल्दी से। कोई किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ यार, इसमें थोड़ा भी डाउट है किसी को? अरे यार कोई बोल ही No, नहीं sir. रहे हो। No.
हम्म, हम्म, लिख लिया आपने, जल्दी बताइए। Yes, sir. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. हम्म, तो मतलब वही है कि फॉर मोनो बेसिक एसिड जब रहेगा, मोनो बेसिक एसिड जब रहेगा मतलब n की वैल्यू जब 1 होगी, तो आपको मैंने बताया H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा होगा, और आपके पास K इज इक्वल टू, आपको क्या लिख देना, सी अल्फा स्क्वायर, और तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट के बाई सी होगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. यस, इसलिए ये सब याद रखना है आपको। क्लियर। अब आओ फॉर बेस, अगर आपके पास बेस है तो सारी बातें वही रिपीटेड होंगी, बी प्लस ओ एच माइनस, बी प्लस ओ एच माइनस। अरे कुछ तो बोल दो। Yes, sir. यहाँ पर भी वही होगा, पहली बात कि बी ये भी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, बी का मतलब बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अरे शादान को समझ में आ रहा है, शादान? यस यस, के भी डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर बेस, लेकिन हम डायरेक्ट बोलते हैं डिसोसिएशन। इसका पहला फार्मूला वही होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा फार्मूला वही आएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अच्छा, अब तुम खुद सोचो, ये मैं इससे ऊपर ये क्यों लिखता हूँ, हो सकता है यहाँ 2 OH होगा तो OH का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे बोलो। यस सर हाँ, ये तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सब बातें रहनी चाहिए। ये जो बुक में ये सब लिखा रहता है मोनो के लिए, एक के लिए, अगर 2H प्लस हो जाएगा तो केबी का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए जनरल पहले लिखा जाता है, उसके बाद इसको सॉल्व करके आया, अगर 2H होता तो अलग होता। समझ रहे हैं ना मेरी बातें कि नहीं Yes, sir. समझ पा रहे? हाँ, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, आगे बढ़ें। जी सर Sir, 1 minute. अच्छा, इसमें एक वेरी अच्छा सुनिए सुनिए, ये जो मोनो बेसिक है इसका एक वेरिएशन और लिख लीजिए, जब मोनो बेसिक होगा तो H प्लस इज इक्वल टू के इंटू सी भी होगा। देखो इसको के का वैल्यू रख दो, सी रख दो, सी अल्फा के बराबर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ तो। के इंटू सी, के की वैल्यू ये रख दो 80 से मल्टीप्लाइड, यही आ रहा है कि नहीं H प्लस? Yes, अरे sir. बोलो हाँ, तो ये सारी वेरिएशन याद रखो मेरे भाई, रुक जाओ, ये पूरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। जनरल फार्मूला H प्लस का NC अल्फा है, ये सब आपको आ गया। मोनो बेसिक एसिड है तो H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, के इज इक्वल टू सी अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी। रटना नहीं है, एक याद कर लो, ये दोनों याद कर लो, उसी पर ये आ जाएगा। आगे न्यूमेरिकल सब में आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो H इज इक्वल टू, मोनो के लिए सी अल्फा कर लेंगे, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है तो H प्लस जब टीचर आगे पढ़ा रहा होगा कि इनटू सी, कोई नहीं पूछे सर क्यों दिया, क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड के फॉर्म में। यही सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सुना सारे लोग? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, वी sir. के, हाँ ऐसे घर पर पढ़ें, वी के एसिड के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये कहाँ से आया, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय H प्लस एंड A माइनस डिवाइडेड बाय HA। समझा कि नहीं? वीक एसिड में H प्लस का जनरल फार्मूला होता है NC अल्फा, लेकिन अगर मोनो बेसिक एसिड रहेगा तो C अल्फा हो जाएगा, A माइनस है तो इज इक्वल टू C अल्फा है। समझा कि नहीं? अल्फा इज इक्वल टू, अगर मोनो बेसिक है तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज अल्फा इज वेरी 1, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K बाई C आ जाएगा। बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। All right, sir. तो Yes, इसीलिए sir.
तो ये सारी वेरिएशन पढ़ना, कोई टफ नहीं है, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आयनिक टफ होने की वजह यही है कि वेरिएशन स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता। तो कोई चीज है भाई, सी अल्फा को हम के इंटू सी भी लिख सकते हैं, अल्फा के फॉर्म में ये, तो के डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्म में ये। क्या लिख लिया आप लोगों ने ये वाला स्लाइड? जल्दी बताइए। Yes, हाँ sir. या ना? सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन, हेलो जी सर। एवरीवन। Yes, sir. यस सर। इसमें भी फिर वही सब बातें होंगी। OH माइनस है, जनरल फार्मूला NC अल्फा, समझा? NC अल्फा फॉर मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस के लिए N की वैल्यू 1, तो OH माइनस का फार्मूला जो हो जाएगा वो C अल्फा हो जाएगा, समझा? C अल्फा स्क्वायर कब लेंगे? जब मैंने आपको बता देता हूं, जब वही बातें अल्फा लेस देन 5% हो तो इतना नेगलेक्ट कर सकते हैं, या KB/C का रेशियो लेस देन 25, वही चीजें जो आपको मैंने बताया। डिड यू अंडरस्टैंड? और OH माइनस Yes. का फॉर्मूला जब इस कंडीशन में नेगलेक्ट कर देंगे तो KB/C आएगा, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं। तो वो सब मैं ट्रिक्स दूंगा क्वेश्चन बनाते वक्त, लेकिन ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या वेरिएशन है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बताइए। लिख लिया? Yes. लिख रहे हैं सर। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए, जल्दी लिखिए। जी सर। वेरी गुड। अब आइए कि सर आगे बढ़ें। जी सर। ठीक। अब कंक्लूजन, कोई क्या? ऑस्टवाल्ड कंक्लूजन, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सर क्या है? क्या इतना देर पढ़ाने से क्या बात साबित हुई? तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही है कि ए या के भी कुछ भी हो, वो है C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये वीक के लिए है, बहुत ही वीक के लिए है। तो खुद सोचो, जब अल्फा जो हो जाएगा वो अंडर रूट KA/C हो जाएगा या के भी। उन्होंने यही कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब देखो इस छोटे से आइडिया पर मैं ये क्यों पढ़ाए, छोटे से हेलो पता नहीं हेलो, हमको ध्यान आपका। अरे यार बात हो रही है मोहसिन। जी सर। हाँ बात हो रही है, आवाज क्यों आ रही है? यहाँ सारे लोग समझें तो यही है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यही है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। इसीलिए अच्छा एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे पूछेगा, गौर से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गौर से सुनना, सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझाने में आसानी होती है। पहला ए ऑप्शन दे देगा, 1 कैपिटल M N अमोनिया वीक बेस है। क्यों वीक बेस है आपको डाटा में, अमोनिया कंटेनिंग तो हमेशा वीक ही, नाइट्रोजन कंटेनिंग वीक ही बेस होता है। 0.01 M अमोनिया, अब तीसरा है 0.001 M। सब वीक बेस है, सबकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम किसकी है? तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम होगी। सुना? अगर इसमें ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए, इस सब का वीक है, उस वीक में ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा है D, फिर C, फिर B, फिर A। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये तो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाता है तो हम लोग
अच्छा मैक्सिमम पूछा है ना, सॉरी मैक्सिमम हम कम का लिख दिया सबसे, मैक्सिमम पूछा है तो कौन सा आंसर होगा, डी। अच्छा यहाँ तो आपको मैंने ऑर्डर भी लिख दिया था। सबको समझ में आया मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही है कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, खुद सोचिए कंसंट्रेशन ज्यादा होने का क्या मतलब होगा, भीड़ भीड़। अब भीड़ जब होगी तो एक डिसोसिएट नहीं, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, फ्री। मैक्सिमम डिस्टेंस पर आयंस को होना चाहिए, लेकिन खुद सोचिए जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि नहीं, ए प्लस बी माइनस सबके बीच में। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes. डिसोसिएट का मतलब हुआ डिस्टेंस, सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन आयंस ज्यादा होना चाहिए। तो अब तो वही है, तो ऑस्टोबल कोई पूछो ऑस्टोबल डाइल्यूशन लो, बस डायरेक्ट फार्मूला, अब उसको लैंग्वेज में लिखाने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक भी बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसमें से एक बात हो गया कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। सुना सारे लोग, ये बातें सिर्फ वीक के लिए होंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड होता है। ये सब बातें कंपैरिजन करना किस में होगा, वीक में होगा, कि उस वीक में अच्छा कौन है। स्ट्रॉन्ग तो सब स्ट्रॉन्ग है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जी सबको सर। समझ में आया? Yes, sir. जी सर। सारा वेरिएशन याद रखिएगा प्लीज। वीक एसिड का H प्लस सी अल्फा के बराबर, जनरल फार्मूला NC अल्फा के ए के बी। ये अगर किसी भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो तो हम समझ जाएंगे वीक एसिड। और याद रखो ये भी बातें, के ए के बी अल्फा ये सब वैलिड होता है वीक एसिड वीक बेस के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए के बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अल्फा 1 तो 1 - 1 0, उसका रेशियो जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जिस न्यूमेरिकल में अल्फा के ए के बी गिवन हो तो वो समझ जाना वो वीक एसिड या वीक बेस है। क्या मैं आगे बढ़ूं? सब लोगों ने लिख लिया? Yes, यस sir. सर। यस जी सर। सर। अब सुनिए अच्छे से, कोई आपसे पूछे फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिखिए तो सब सारे लोग, फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना। जी सर। सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है जानते हो ना, ऑलमोस्ट 1, अल्फा ऑलमोस्ट 1। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा जो होता है वेरी लेस देन। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड किया, दूसरा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। अरे बोलो ना क्यों? उसका रीजन है क्योंकि एन आयोनाइजेशन प्रोसेस, जो आयंस में ब्रेक होता है ना, एन आयोनाइजेशन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है ना, बोलो ना यार। या Yes, sir. डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन है, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। जो भी एंडोथर्मिक होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि आयनाइजेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ये बात याद रखें, समझा? अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे कि DOD ऑफ एसिटिक एसिड at 25 degree Celsius, DOD of acetic acid at 40 degree Celsius, तो किसका D ज्यादा होगा? तो B ग्रेटर देन A होगा। सबको समझ में आया, हाँ या ना? Aya, sir. Yes, sir. जी सर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नेक्स्ट फैक्टर जो है, ये दो फैक्टर टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर आइए देखिए। तीसरा फैक्टर जो आपके पास है वो ये है कि वॉल्यूम।
या चलिए सबसे पहले कंसंट्रेशन लिख लीजिए। कंसंट्रेशन अभी आपने पढ़ा अल्फा यानी DOD जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? और कैसा रिलेशन है? अंडर रूट इनवर्सली है लेकिन अंडर रूट में। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं ना, चौथा फैक्टर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, अरे बोलो यार, अल्फा यानी DOD कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अरे बोलो ना, यस। अंडर रूट V ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ के मुताबिक जितना, खुद सोचो क्यों, जैसे किसी जगह पे बहुत भीड़ है, हंगामा हो जाए कि आग लगने वाली, तो दूर दूर लोग भागेगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। यस अरे सर। बोल वही है। तो जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं ना, तो कीटायन और एनायन के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है, डिसोसिएशन बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। दूसरा है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन बहुत आएगा इस चैप्टर में। साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम जिसको कहा था मैंने, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, गौर से सुनो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक तो कम होता ही है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, फर्दर डिक्रीजेस। एक तो कम होता है, उसमें से और डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? गौर से सुनो, अच्छे से सुनो। तुम्हारे पास ये एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड है CH3CO- और H+। अगर इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया तो H+ और Cl-, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो डिसोसिएट होता है उसको, लेकिन ये H+ कॉमन आयन की वजह से लीच मटेरियल पे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रिएक्शन और बैकवर्ड में चला गया कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बताओ ना। आगे जाए, फॉरवर्ड में जाएगा, देखो फॉरवर्ड में जाएगा तो डिसोसिएट होगा, अब बैकवर्ड में जाएगा तो डिसोसिएशन की टेंडेंसी फर्दर घटेगी कि नहीं? डिड यू Yes. Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये सब बातें क्यों बताई जा रही है कि आगे जब पीएच आप निकालेंगे ना, उसमें ये सब बातें आएंगी। समझा? तो याद रखिए, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्दर, डिग्री फर्दर वर्ड मैंने लिखा, कम तो होती ही है, फर्दर और कम हो जाए। अगर 2% है पहले तो कॉमन आयन की वजह से 2 से और कम हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes sir. लिखिए, कितना स्लाइड दिखा रही? पिछला स्लाइड देखा दो। तो लास्ट टुकड़ा का 2 लाइन चाहिए। हो गया सर। हो गया सर। क्लियर सब लोग? अब आइए क्वेश्चन इस पर कीजिए।
तो देखिए कैसे करेंगे, आपने अभी पढ़ा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अंडर रूट वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. तो बस अल्फा 1 बाई अल्फा 2 क्या लिख सकते हो, अंडर रूट V1 बाई V2। अल्फा 1 दिया हुआ आपके पास 0.01, अल्फा 2 निकालना, जब 0.01 है तो 100 ml है, V2 1600 है, कैंसिल 1/4, तो अल्फा 2 देखो 0.04। देखो अल्फा 2 बढ़ गया कि नहीं, बताओ कितना आसान है। देखो DOD पर है, अब स्टूडेंट को दिया जाता है, वो स्टूडेंट पागल हो जाता है, नाचने लगता है, क्या दे रहा है, अरे ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर है, सुना सारे लोग, हाँ जाना जल्दी बताओ। हेलो Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. यस, तो ये सब आपको याद मालूम होनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हो गया सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। No, sir. सर अच्छा, अब इस पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए calculate the degree of dissociation of water at 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वाटर का केस इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान देना। तो एक बात बताओ, वाटर खुद वीक है, वाटर कोवैलेंट कंपाउंड है। अब जब कोवैलेंट कंपाउंड है तो आपको समझना ये वीक है, और वाटर आपको मालूम है जब ये सेल्फ आयोनाइज्ड होता है तो ये H+ और OH-, दिस इज वीक। अब खुद सोचिए, इसमें हम H+ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक ही H+ है तो C अल्फा लिखेंगे, बोलिए हाँ या ना। यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हमें अल्फा निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग 11-12 पास आउट हो तो इतना तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना कि वाटर न्यूट्रल होता है, मालूम है सबको? Yes, sir. Yes, तो, sir. तो Yes, वाटर, हाँ वाटर में H+ और OH- की जो कंसंट्रेशन होती है, तुम आगे पढ़ोगे 10⁻⁻7 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर रिसीव कहते हैं। H+ और OH- की कंसंट्रेशन कितनी होती है वाटर में, 10⁻⁻7। दोनों का बराबर होगा तभी तो न्यूट्रल है। अरे यस बोलो सर। हाँ या ना, ये तो जानना है। तो देखो H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7। अब C, अब देखो तुम लोग, ये इसलिए बहुत ही फंडा इंपॉर्टेंट है, C का मतलब मोल पर लीटर, मोलारिटी वाटर का। तो सब लोग मुझसे पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूँ, 55.5 मोल पर लीटर। बताओ सब लोगों को याद है जो पढ़ चुके हैं, वाटर की मोलारिटी 55.5 होती है। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. अब कोई पूछेगा क्यों होती है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, अरे तुम क्यों चुप है रे, इसका जो नाम मिर्जा रे, तुम मोलारिटी पढ़ा है ना मुझसे, सर अभी तक वो देखा नहीं मैंने सर। तुम पढ़ा है ना मुझसे। हमें पढ़ा है सर, भूल गया, मैं 2 साल पहले पढ़ा था सर। आप यार मैं इस सेशन की बात करूं, तुम 2 साल पहले की बात क्यों करता है सर यार? इस सेशन में मैं नहीं था ना शुरू में सर, मैं लेट ज्वाइन किया शुरू हूँ में ना। नहीं है यार, कंसंट्रेशन टर्म्स तुम पढ़ा है, तुम नोट्स देखो, हमको याद रहता है कौन क्या पढ़ा। नहीं सर, नहीं सर, नॉर्मलिटी से मैं ज्वाइन किया हूँ सर। कितना झूठ बोलता है यार ये, सच बोल रहे हैं सर। मोलारिटी खाली 2 साल पढ़ा है। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, सारे लोग ध्यान दो, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, सारे लोग ध्यान दें, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है जल्दी बताएं। 1 1 gram per हाँ पर milliliter. ml होता है, वेरी गुड, 1 ग्राम पर ml होता है, कोई बात नहीं।
बस यहाँ 1 ग्राम से मोल्स निकाल लो, वाटर का मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है पर ml 1 ml। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर यस सर। तो 55.5 हो जाएगा ना सॉल्व करोगे तो। बोलो सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ये तो डाटा याद भी रहना चाहिए। खैर तो देखो वाटर का तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अब यहाँ पर 55.5 हो गया, अब यही अल्फा पूछ रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू 10 to the power -7 and 55.5। उसको तुम्हें सॉल्व करना टफ लगे तो स्टाइल मार दो। तुम खुद सोचो 55.5 कैसे आया है। 1000 बाई 18 18 को ऊपर ले जाओ। अब बताओ मेरी मैथ अच्छी हुई कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। बहुत खतरनाक मैथ है जादू सर है आपकी। सर। हाँ ये बिहारी के करा खतरनाक। तो अल्फा इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ से आ गया तुम्हें अल्फा इज इक्वल टू 118। हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिया रहे तो ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा 1.8 10 to the power -9। परसेंटेज ऑफ अल्फा दिया रहेगा 1.8 100 से मल्टीप्लाइड, समझा? परसेंटेज तो 1.8 10 to the power -7। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखो कंपटीशन में ये भी काम देता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको सॉल्व कैसे करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी को सॉल्व करने में हालत खराब हुई तो 55.5 कैसे आया, 1000 बाई 18 ऊपर चला गया तो ये हुआ। तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने आया सबको हाँ या ना, जल्दी बता दो। आ गया सर। Yes, sir. अभी मैं वाटर पर 2 लगातार क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे लोग ध्यान दो। तुम्हें बस ये 2 नॉलेज याद है। 2 नॉलेज का 11 12 में पास आउट हैं आप। H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 to the power -7 और मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5 कैपिटल मोल पर लीटर होता है। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर डन सर। लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस
बैठो मैं। अभी निकाले थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या सर नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं सर। अभी हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वाटर का क्या निकालने को कह रहा है, जल्दी बताओ। डिसोसिएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब अब बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो पागल होते हैं, वो दोनों को एक ही अल्फा को और डिसोसिएशन दोनों को एक ही चीज समझ जाते हैं, अलग अलग है भाई दोनों। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब के है। के क्या मतलब सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। लेकिन यहाँ पर अल्फा बहुत कम है, देखो अल्फा बहुत ही कम है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। नेग्लिजिबल है, तो अब तुम डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर ले लो, बस हो गया। 25 जैसे ही लिखा, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml की मोलारिटी जो होती है 55.5 और 1.8 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन -9 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर सॉल्व करने को कहेगा तो स्टाइल मार दो, 1000/18 कर दो, 1.8 10 to the power -18। डिड यू अंडरस्टैंड? एक एक कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, बोलो। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1.8 10 to the power -15 -16। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो कितना कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप लोग, बहुत अच्छे। आगे बढ़े। यस सर। किसी को कोई पॉइंट इसमें, किसी को कुछ पूछना है इसमें? सबको समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी बताएं। ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से बना के दिखाओ। बस और डेंसिटी देके आपको कंफ्यूज कर रहा है। डेंसिटी जानबूझ के लिखा है कि यहाँ पर मोलारिटी 55.5 होगी, बस डेंसिटी का रोल बस यहाँ पर इतना ही है, बहुत आसान है। जब डिसोसिएशन कांस्टेंट सर्टेन टेंशन दे दिया है, बस हाँ अल्फा दे दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, जल्दी निकालिए।
हम्म इतना टफ लग गया तुम लोगों को। के सेकंड टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर 0.2 into 10 to the minus 15. बस अल्फा है। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, हमें परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिखना, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया। आपको अल्फा के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? अल्फा के फॉर्म में। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा जब 1.9 है 10 to the power -7 है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.9 10 to the power -9 हो जाएगा। जल्दी बताओ। Yes sir. Yes, sir. बस ये गलती स्टूडेंट यहाँ कर सकता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है ना, जब टीचर समझा रहा हो तो अच्छे से समझो। परसेंटेज अल्फा का मतलब हुआ 100। अब अल्फा इज इक्वल टू 1.9 10 to the power -9 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो। बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. हाँ, इसको 1000/10 से कर लेना। अच्छा, अब एक नया फंडा बताता हूँ। नया टाइप का क्वेश्चन आजकल आता है 1-2 साल से। जहाँ तक सबको समझ में आया जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, सर sir. जैसे हाँ बोलिए बोलिए। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो मतलब वहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, इससे ये भी डिपेंड करेगा। क्या हुआ? बोलिए, जोर से बोलिए। क्या डिपेंड करेगा? जैसे वहाँ कैसे डिपेंड कर रहा था सर टेम्परेचर पे, हाँ, ये भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। यस, अलग वही अलग है ना जगह। हाँ, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फैक्टर है वही के भी का भी होगा। के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। स्टोइकियोमेट्री का 1 H तो 2 से 1 रहेगा, 2 सर्टेन टेम्परेचर पर 25 का अलग है। देखिए अलग अलग वैल्यू आ रही है। के भी जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, चाहे वो के फॉर्म में हो या के बी हो या के सी हो या के पी हो। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सर। हाँ, मैं थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन कराता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने के ए के बी पढ़ा। वीक एसिड या वीक बेस के H+ और OH- का कंसंट्रेशन पढ़ा। सी अल्फा अगर 1 H+ है या एक से ज्यादा है तो NC अल्फा पढ़ा। के और के बी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर गिवन है तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट समझेंगे। समझा? दूसरी बात पढ़ा कि H+ और OH- का जो कंसंट्रेशन है, अगर अल्फा बहुत ही कम है तो हम इसको डायरेक्ट Ka/C या Kb/C भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे तो, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं ले सकते। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? ये पूरा वेरिएशन सबको समझ में आ गया हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो, एक टाइप का न्यूमेरिकल आता है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा। समझ में बात आ रही है ना? शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाएगी, लेकिन पहले एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊंगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच वाटर शुड बी पर डे। पढ़ लीजिए इस चैप्टर को प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत मजबूत हो जाएगा तब। इन 300 ml of a 0.1 mHa, how much water should be added in 300 ml of 0.1 mHa so that its H+ concentration is decreased by, obviously वाटर ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन घटता है, by a factor of 4 टाइम्स घट गया। आपको के दिया हुआ, के देने का मतलब ही हुआ कि ये वीक एसिड है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes sir. सर
यस। अब देखो इसको एक डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसका शॉर्टकट कर लेंगे। हाउ मच वाटर, तो ऑब्वियसली m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होगा, बस इसी पर करेंगे। लेकिन हमें फाइनल कंसंट्रेशन मालूम नहीं है कि कितना है, समझा। इनिशियल तो मालूम है 0.1, वॉल्यूम मालूम है, ये वही फॉर्मूला होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, v2 नहीं मालूम है, समझा। m2 4/5 फैक्टर बैठा हुआ, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 पर होगा, हाँ या ना, जल्दी बता दो, अरे जल्दी बोलो। यस। अरे गधे लोग, आवाज नहीं आ रही है, कैन यू हियर मी? यस सर। सर। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, डाइल्यूशन फार्मूला। अरे आवाज नहीं आ रही है यार, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। आ रही है सर। आ रही है सर। m1 v1 m2 v2, m1 c1 है, ये 300 है, m2 c2 है, v2 कितना होगा जल्दी बताओ। 300 प्लस v, वाटर ऐड कर रहे हो ना, यस यही v निकालना है। अब समझ गए, हमारी कोशिश यही होगी कि C2 और वॉल्यूम V मालूम हो, ना C2 मालूम है ना V मालूम है। एक अननोन, हमें दो अननोन है यहाँ पर। C1 तो मालूम है, वॉल्यूम तो मालूम करना होगा, C2 मालूम का। इसका हमारा मेन मकसद होगा फाइनल कंसंट्रेशन निकालना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी क्वेश्चन समझ में आ गया सबको क्या होगा? यस सर। यस सर। इस तरह लिख लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ C2 का, मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, फिर C2 निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कितना डाइल्यूट करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन घट जाए। तो याद रखो C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1/4। सर अल्फा लेके क्यों किया? क्योंकि वीक एसिड है ना, तो कंपाउंड की कंसंट्रेशन हमें नहीं कह रहा, हमें H प्लस की कंसंट्रेशन कह रहा है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन वीक एसिड में क्या होता है? C अल्फा होता है, हाँ या ना? अगर नहीं रहता तो हम डायरेक्ट लिखते C2 इज इक्वल टू C1/4। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर स्ट्रॉन्ग होता तो। अरे यार कुछ तो बोल दो, हाँ या ना? सर। यस अरे सर। सारे स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। वीक है इसीलिए C अल्फा 1 C के फॉर्म में लिया गया। चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा या घटाएं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बिफोर डाइल्यूशन should be equal to constant after dilution। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। सुना? वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड Yes, करता है sir. या स्टोइकोमेट्रिक पर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। लेकिन एग्जाम में इतना करना नहीं, मीडिया को दिखाने के लिए मैं आपको एंटीबायोटिक दूंगा। सुना? Yes, अरे sir. बोलो ना यार, कोई Yes. नहीं बोल रहा है। अब जो है देखो, अल्फा तुम निकाले, पहले तो अल्फा 1 तो दिया ही हुआ है आपको। अल्फा 1 कितना दिया हुआ? √KA/C निकाल लो। KA कितना दिया हुआ जल्दी बताओ। 1.6 into 10 to the power -5. -5। अच्छा, इसको तुम ये कर दो ना, 0 ये 16 कर दो, 1.6 को हटा के 16 कर दो। ठीक है मेरे दोस्त? हेलो एवरीवन। तो Ka है 16 into 10 to the power -5, कंसंट्रेशन 0.1, तो 4 into 10 to the power -2, बहुत ही कम है ये भी। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। तो अल्फा लगभग 1 है, तो अल्फा 1 को कैंसिल कर देंगे हम लोग।
अल्फा बहुत ही कम, खुद सोचो 1 में से 0.04 घटाओगे नेग्लिजिबल। अरे बोलो यार। यस सर। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा, ये लगभग लगभग 0। तो C1 अल्फा 1 का होल स्क्वायर, समझा। C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर। चलिए लिखिए तो सारे लोग जल्दी से, यहाँ पर यहाँ तक लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। मैं सब कैलकुलेशन से आपको बचा दूंगा। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा आप लोग, चिल्लाइएगा नहीं। यहाँ पर अल्फा 2 पर मैं होल स्क्वायर कर दूं और नीचे भी C2। देखो क्या मैंने सही लिखा? भाई C2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये C2 का होल स्क्वायर हो जाए। C2 ऊपर C2 नीचे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस, एकदम। देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ लेकिन तुमको समझ रहोगे कैसे आया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला भी बता दूंगा। अब देखो C1 अल्फा 1 है तो C2 अल्फा 2 को यहां से देखो ऊपर, क्यों मैंने किया उसकी वजह यही थी। C2 अल्फा 2 को लिख सकते हैं C1 अल्फा 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जल्दी बोलो, ध्यान दो। अरे यार। यस सर। और नीचे भी C2 हो जाएगा। और आपके पास नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? C2 अल्फा 2। नीचे अल्फा 2 का होल स्क्वायर तो है ना, नीचे क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताएं। अरे बोलो ना, क्या लिख सकते हैं? यस सर खाली करते हो। नीचे बताओ C2 माइनस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस। लेकिन हमें इसको भी C1 अल्फा 1/4 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। कैसे होगा जल्दी बताओ। नीचे वालों को भी, ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाले को उधर उस तरफ ले जाएंगे सर। वहां तो C2 अल्फा 2 है, यहाँ C अल्फा 2 का होल स्क्वायर। हाँ सही तो है। यस सर। C अल्फा 2 का होल स्क्वायर हो गया ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये पहले बताइए। हाँ सही है, लिख सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। पहले लिख लो सारे लोग, यहाँ तक लिखो, एक रिलेशन निकालते हैं। सारे लोग लिख लिए यहाँ तक? जल्दी बताओ। अरे यार बोलो ना। सर सर वो के ए का एक्सप्रेशन C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा नहीं होगा? क्या होगा? सर डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा नहीं आएगी। ये जो है नीचे? जी सर। अरे यार 0 ना लिख दिया, नहीं बताया। अल्फा 1 तो लग... दूसरे अल्फा पर स्क्वायर नहीं आएगा ना? अच्छा k is equal to k is equal to C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ओह हाँ ये गलत, इसीलिए गड़बड़ा रहा है मामला वहाँ। यस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। गुड। तो ये आपका लगभग कितना हो गया? 0। तो C1 अल्फा 1 का होल स्क्वायर और C2 अल्फा 2 का, इसलिए तो रिलेशन नहीं आ रहा था 1 माइनस अल्फा 2। समझा? ये स्क्वायर को कट दो। हाँ सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस
घबराओ नहीं, ये सब आपको आ जाएगा। C2 अल्फा 2 लिख लिए, जल्दी बताओ एवरीवन, जल्दी बताओ, आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब आइए कि सर C1 अल्फा 1 का होल स्क्वायर है आपके पास, और C1 अल्फा 1/4 का होल स्क्वायर, C2 माइनस C1 अल्फा 1/4। देखो लिख सकते हो ना, C2 अल्फा 2 को C1 बाई अल्फा 1/4। क्लियर है? बोलो हेलो एवरीवन। अरे यार Yes, कोई बोल sir. ही नहीं रहे हो। आप ऊपर देखो, कैंसिल करो, कैसे करोगे? C2 हमें निकालनी है, तो C1 का होल स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा C1 का होल स्क्वायर अल्फा 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा C2 C1 अल्फा 1/4, अल्फा 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, C1 एक बचेगा, तो C1/16 बचेगा। जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो Yes. C2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लो, C1/16 प्लस C1 अल्फा 1/4, मतलब ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू C1 कॉमा C1/16 कॉमन ले लो, 1 प्लस 4 अल्फा 1 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। बस पहले लिख लो, अब मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। ये डिटेल वाला मेथड बता दिया, इतना करना नहीं है एग्जाम में। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था फार्मूला। अब मैं फार्मूला बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दो। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ एवरीवन। यस सर। अब सुनो कंक्लूजन। लिख लिए सारे लोग? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब याद रखो कंक्लूजन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि कितना वाटर ऐड करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात, इफ 1 माइनस अल्फा, पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग 1 के बराबर, मतलब अल्फा इज नेग्लिजिबल रहना चाहिए, पहली कंडीशन। सुना? तो याद रखो C2 अल्फा 2 का डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, क्या हो जाएगा? C1 अल्फा बाई n, 4 टाइम्स डिक्रीज कराया, यहाँ पर C1 अल्फा 1/4, पहली चीज। दूसरी चीज, फाइनल कंसंट्रेशन का फार्मूला याद रखो, C1 बाई n का होल स्क्वायर 1 प्लस n अल्फा। ओ माय गॉड, बताओ एक लाइन में आंसर नहीं आ जाएगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स डिक्रीज किया तो C1/16 1 प्लस 4 अल्फा। बताओ भाई आ गया कि नहीं? 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बोलो ना यार, हाँ या ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन। बस, अरे डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये याद कर लो, C2 is equal to C1/n square 1 plus n alpha, C2 is equal to C1/n square 1 plus alpha, 4 टाइम्स डिक्रीज किया तो C1/16 1 plus 4 alpha, 2 टाइम्स डिक्रीज किया तो C1/4 1 plus 2 alpha। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो यार। Yes, यस sir. यस। तो बस पहले ये लिख लो कंक्लूजन में। अब वो असल क्वेश्चन का आंसर, अब ये सबको समझ में आ गया, हमें मेन मकसद क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन निकालना। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। अरे शादान, ये कंक्लूजन सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, तुम्हें उतना प्रूफ करके दिखाना नहीं, जो कि शॉर्टकट याद रखना है कि जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हो कि कितना वाटर ऐड किया, उसका H+ कंसंट्रेशन जो है वो घट गया, डिक्रीज बाय अ फैक्टर, ये हो गया। अरे बोलो एवरीवन, सबको समझ में आया शॉर्ट ट्रिक्स? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस। अब आओ फाइनल बातें, इतनी इसलिए कह रहे हैं आइनिक को एकदम सतर्क होके पढ़ना है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। सर एक बार प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। यही तो कौन लास्ट स्लाइड यार? सर वो जिसमें सॉल्व किया था। जल्दी करो, जल्दी फास्ट। थैंक यू सर, हो गया सर। अच्छा, अब मेरा मकसद क्या था कि भाई M1V1 क्या था? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये था ना। अब बताओ अल्फा तो तुम्हें निकल, अब बताओ C1 कितना है? C1 कितना है जल्दी बताओ? 300 ml, समझा? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा हो। 0.1 है। C2 आपके पास मालूम हो गया कितना है? C2 बताओ जल्दी से, C2 कितना आया? C1/16। अरे अब कोई बोल ही नहीं रहा हो, गलत बात सब है यार।
m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 क्या है, c1 v1 c2 और v + 300, यही है जो बताते